क्या 100 से ज्यादा ईरानियन सेलर्स की समुद्र में हुई मौत, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की पहली आहत है? जब दुनिया की नज़र तेल अवीव की बॉम्बिंग, तेहरान की तबाही, खामेनी की मौत और 160 बच्चों की लाशों पर थी, तब इंडियन ओशन के गहरे पानी में एक ऐसा स्ट्राइक हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया था। ईरान का एक मॉडर्न वॉरशिप जो सिर्फ 24 घंटे पहले भारत में इंटरनेशनल फ्लीट फ्रेंडशिप 2026 इवेंट का हिस्सा था, अब समंदर के नीचे दफन हो चुका है, और उसके साथ 100 से ज्यादा नेवल पर्सनल भी। अमेरिका ने इसे क्विट डेथ कहा, लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था या ग्लोबल रूल्स का ओपन वायोलेशन? आज हम हेडलाइंस नहीं, पूरा पावर गेम समझेंगे। श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के पास रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्ले के मैरीटाइम जोन के करीब एक ईरानियन नेवल शिप आयरिस डेना पर टॉर्पेडो स्ट्राइक हुआ। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रू 180 के आसपास थे। 32 को रेस्क्यू किया गया। 80 से ज्यादा बॉडीज सरफेस पर मिली। 70 प्लस सेलर्स अभी भी मिसिंग है। ऑयल का काला धुआं और समंदर पर फैली स्लिक ने सीन को और भी हॉन्टिंग बना दिया। डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि यह स्ट्राइक किसी वर्जीनिया क्लास यूएस न्यूक्लियर सबमरीन ने एग्जीक्यूट किया है। ये सबमरीन साइलेंट हंटर के नाम से जानी जाती है। रडार से इनविजिबल सरफेस शिप्स को ट्रैक करने में माहिर, और अगर टॉर्पेडो लॉन्च हो जाए तो टारगेट को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। 1982 के फॉकलैंड्स वॉर के बाद दुनिया ने इस स्केल का नेवल सिंकिंग नहीं देखा था, और अमेरिका के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का ओपन टॉर्पेडो अटैक ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिकन ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स में इस ऑपरेशन को डिसाइसिव नेवल डोमिनेंस का सिग्नल बताया गया। उन्होंने इसे 1945 के बाद की बिगेस्ट नेवल सक्सेस तक कह दिया। लेकिन दूसरी साइड का नैरेटिव अलग है। क्रिटिक्स कह रहे हैं यह अटैक एक रिटर्निंग वेसल पर हुआ है, एक ऐसा शिप जो इंडिया के पोर्ट विजिट से वापस जा रहा था, एक डिप्लोमेटिक मैरीटाइम इवेंट के बाद। अगर ये सच है तो फिर ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, ये ट्रस्ट के इकोसिस्टम पर अटैक है। वॉर में भी कुछ कन्वेंशंस होते हैं। नेवल एंगेजमेंट्स जनरली डिक्लेयर हॉस्टिलिटीज के अंडर होते हैं। ये सवाल उठ रहा है, क्या इंडियन ओशन को इंटेंशनली चूज किया गया? क्या ये इंडिया को इनडायरेक्ट मैसेज था? आयरिस डेना का विजिट सिंबॉलिक था। मैरीटाइम कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फ्लैग डिप्लोमेसी, और फिर एक दिन बाद वही शिप इंडियन ओशन में टॉर्पेडो से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकेशन श्रीलंका के करीब थी, जो इंडिया के मैरीटाइम नेबरहुड का हिस्सा है। क्या वॉशिंगटन ने डेलिबरेटली ये थिएटर चूज किया? मैसेज सिंपल हो सकता है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी और डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स से ज्यादा पावरफुल है यूएस नेवल रीच। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल टोन मेंटेन कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक डिबेट इंटेंस है। क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर रहेंगे या इंडियन ओशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेंगे? क्योंकि अगर ये वाटर कंटेस्टेड बैटलफील्ड बन गया तो इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन डायरेक्टली रिस्क में है। सबसे बड़ा फियर ऑयल है। अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उसका फर्स्ट लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकता है। वर्ल्ड का सिग्निफिकेंट ऑयल सप्लाई इस नैरो चेक पॉइंट से गुजरता है। अगर तेहरान ने ब्लॉकेड या डिसरप्शन किया तो क्रूड प्राइसेस 200, 300, शायद $500 बैरल क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए ये इकोनॉमिक अर्थक्वेक होगा। पेट्रोल पंप पर लाइन लगेगी, फ्राइट कॉस्ट शूट करेगा, फूड इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा, ग्लोबल रिसेशन का डोमिनो इफेक्ट पॉसिबल है। इसलिए ये नेवल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं, यह ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। 28 फरवरी के बाद ईरान ऑलरेडी रेज मोड में था। खामेनी की डेथ, सिविलियन कैजुअलिटीज, तेहरान की स्ट्रीट पर एंगर विजिबल है। अब नेवल सिंकिंग ने IRGC के लिए इशू को प्रेस्टीज वॉर बना दिया है। जब एक स्टेट को लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब एस्केलेशन का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्या ईरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज एग्रेसिवली यूज करेगा? क्या प्रॉक्सी फोर्सेस एक्टिवेट होंगी? क्या रशिया या चाइना डिप्लोमेटिक या कॉवर्ड बैकिंग देंगे? न्यूक्लियर ट्रिगर की पॉसिबिलिटी एक्सपर्ट्स ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी लो हो लेकिन जीरो नहीं। और जियोपॉलिटिक्स में लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट इवेंट्स सबसे डेंजरस होते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ डिकेड से एक फ्रेजाइल बैलेंस मेंटेन करता आया है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, डिक्लेयर्ड एंगेजमेंट रूल्स, सबमरीन वॉरफेयर मोस्टली डिटरेंस रोल में था, लेकिन ये स्ट्राइक एक प्रेसिडेंट सेट करता है। साइलेंट अंडरसी वॉरफेयर का एरा ऑफिशियली विजिबल हो गया। अब हर नेवल शिप अपने रडार और सोनार से ज्यादा अनसीन थ्रेट से डरेंगे। इंडियन ओशन, जो बिजनेस फ्रेंडली सी लेन माना जाता था, अब पोटेंशियल डेथ जोन बन सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम शूट करेगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड चेन डिस्टर्ब होगी। क्यों? इस स्टोरी का सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि टॉर्पेडो अटैक का नेचर ही इनविजिबल होता है। एयर स्ट्राइक में आपको रडार वार्निंग मिल सकती है, मिसाइल डिटेक्शन होती है, लास्ट मोमेंट मैन्यूवर का एक चांस होता है,
लेकिन सबमरीन वॉरफेयर में, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन, टारगेट को अक्सर पता ही नहीं चलता कि वो ट्रैक हो रहा है। सबमरीन्स हफ्तों तक या फिर कभी कभी महीनों तक एक शिपिंग लेन के अंदर शैडो की तरह मूव कर सकती है। सोनार से प्रोपेलर सिग्नेचर पिक होता है, आपके रूट, स्पीड, स्कॉट पैटर्न, सबका डेटा क्विकली लॉग होता रहता है और फिर एक सेकंड में एक टोरपेडो वाटर के अंदर से आता है। न मीडिया को दिखाई देता है, न पब्लिक को सुनाई देता है, बस सरफेस पर एक्सप्लोजन, ब्लैकआउट और फिर पैनिक। इसलिए यूएस ऑफिशियल्स ने इसे क्विक डेथ लेबल किया, क्योंकि समंदर के नीचे की किलिंग साइलेंट होती है, लेकिन फैमिलीज के लिए ये बिल्कुल साइलेंट नहीं होता। उनके लिए ये एक ऐसी कॉल होती है जो कभी आती ही नहीं। यहाँ एक कोर क्वेश्चन आता है, क्या ये एंगेजमेंट डिक्लेयर्ड वॉर फ्रेमवर्क के अंदर था या एक ग्रे जोन एस्केलेशन? नेवल हिस्ट्री में शिप्स को सिंक करना यूजुअल नहीं, लेकिन मॉडर्न एरा में इसके अराउंड डी एस्केलेशन मैकेनिज्म डेवलप हुए। वार्निंग्स, एक्सक्लूजन जोन्स, मैरीटाइम एडवाइजरीज, बैक चैनल्स। अगर स्ट्राइक एक न्यूट्रल सीमिंग कॉरिडोर में, सिविलियन शिपिंग के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या डिप्लोमेटिक मूवमेंट के इमीडिएटली बाद हुआ तो परसेप्शन यही बनेगा कि रूल्स को डेलिबरेटली बाईपास किया गया है और जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। आज अगर ये प्रेसिडेंट नॉर्मलाइज हो गया, कल कोई और पावर किसी और सी लेन में सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता है। फिर वर्ल्ड एक ऐसे फेज में एंटर करेगा जहां शिप्स का फ्यूचर इंश्योरेंस पेपर से नहीं, मिलिट्री लक से डिसाइड होगा। इंडिया को यहाँ 3 चीजें साइमल्टेनियसली बैलेंस करनी पड़ेगी: एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा सेफ्टी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर इंडिया बिल्कुल साइलेंट रहा तो मैसेज जा सकता है कि इंडियन ओशन में रूल्स दूसरे लिखेंगे। अगर इंडिया ओवरली एग्रेसिव स्टेटमेंट दे तो रीजन की डिप्लोमेसीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए रियलिस्टिक स्टैंस ये होता है, डी एस्केलेशन पुश करो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लाउड एंड क्लियर अंडरलाइन करो और अपने मैरीटाइम सर्विलेंस को अपग्रेड करो। क्योंकि आज आयरिस डेना का सीन है, कल कोई टैंकर या इंडियन फ्लैग कमर्शियल शिप भी क्रॉस फायर में आ सकता है। और ये वही मोमेंट है जहां न्यूट्रल रहना भी एक डिसीजन होता है और हर डिसीजन का एक कॉस्ट होता है। 180 क्रू मेंबर्स, 32 रेस्क्यूड, बाकी या तो बॉडीज मिल चुकी है या समंदर ने निगल लिया। हर यूनिफॉर्म के पीछे एक फैमिली होती है, हर सेलर के पीछे एक माँ, एक स्पाउस, एक बच्चा। वॉर स्टैटिस्टिक्स कोल्ड लगते हैं, लेकिन ऑयल स्लिक के बीच तैरता हुआ हर बॉडी एक रिमाइंडर है कि ग्रेट पावर राइवलरी का प्राइस कौन चुकाता है। यूनिफॉर्म वाले लोग, चाहे वो किसी भी देश के हो। सपोर्टर्स कहते हैं ये डिटरेंस एस्टेब्लिश करता है। मैसेज क्लियर है, यूएस नेवल डोमिनेंस अनमैच्ड है। क्रिटिक्स कहते हैं ये एस्केलेशन लेडर को फास्ट फॉरवर्ड करता है। अगर तेहरान इररेशनल रिटेलिएशन करता है तो रीजन मल्टीफ्रंट वॉर में स्लाइड करेगा। इजराइल ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट में है, हिजबुल्ला एक्टिव हो चुका है, गल्फ सिचुएशन टेंस है, अब इंडियन ओशन भी इग्निशन पॉइंट बन गया है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट है? हिस्ट्री बताती है वर्ल्ड वॉर्स एक सिंगल इंसिडेंट से नहीं, चेन रिएक्शन से होते हैं। ये स्ट्राइक एक चेन का स्ट्रॉन्ग लिंक हो सकता है। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई, अगर हॉर्मस क्लोज हुआ, अगर मिसाइल्स एस्केलेट हुई तो दुनिया एक डेंजरस स्पाइरल में जा सकती है। लेकिन अगर बैक चैनल स्टॉक्स एक्टिवेट हुए तो ये इंसिडेंट एक कंट्रोल फ्लैश पॉइंट बनकर रह सकता है। फिलहाल रियलिटी ये है, इंडियन ओशन के पानी में जो हुआ उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ब्लर हो गए हैं और पावर पॉलिटिक्स ओपनली सरफेस पर आ चुकी है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका या ईरान का नहीं, सवाल है क्या दुनिया इस एस्केलेशन को कंटेन कर पाएगी या समंदर की ये क्विक डेथ आने वाले तूफान की पहली खामोश वार्निंग थी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।